खेती का सवाल अब संसद की दहलीज पर है। नमस्ते, मैं राशिद। कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने 3 नए विधेयक पेश किए। उनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। पीएम कह रहे हैं किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं, लेकिन किसानों को लगने लगा है कि इस कानून के लागू होते ही किसान बन जाएंगे बंधुआ मजदूर। बहरहाल मोदी सरकार की मंत्री मुखालफत करते हुए इस्तीफा दे चुकी हैं। इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। किसान सड़क पर हैं। इन सभी के बीच मैं करूंगा सबसे बड़ी बहस इस बात की कि सरकार के कानून से क्यों उबला किसानों का खून। बहस इस बात की नए कानून से किसानों का भला या कॉर्पोरेट को फायदा। और बहस यह भी होगी किसानों के फायदे की बात पर किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, और किसान से जुड़े 3 बिलों पर आखिर क्यों मचा है संग्राम। किसानों के बाजार के नाम पर राजनीतिक व्यापार तो नहीं हो रहा। पहली बड़ी खबर किसानों से जुड़ी। कृषि अध्यादेश पर सड़क पर उतर गए हैं किसान नाच करेंगे। संसद का घेराव, हरियाणा पंजाब समेत कई जगह पर सड़क पर आ गए हैं किसान। अलग अलग तस्वीरें आप देखें कि किसान किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, हर जगह किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। किसानों का यह कहना है कि कॉर्पोरेट के हाथ में हमारी खेती चली जाएगी। और किसान का ये जो कुरुक्षेत्र है, आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। सरकार का विरोध किया जा रहा है। चूंकि मोदी सरकार लेकर के आई है किसानों के लिए 3 नए कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन किसान कर रहे हैं लगातार विरोध। किसानों की कई अपनी अपनी आपत्तियां हैं। किसानों का कहना यह है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता था, इससे मार्केट रेगुलेट होता है। लेकिन अब सरकार भले ही 1 नेशन 1 मार्केट का नारा दे रही है, लेकिन 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो इससे किसानों का भला कैसे होगा। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब विधेयक पेश किया, इसके पक्ष में क्या बात बोली है, ये भी आप देखें। और वहीं कांग्रेस का विरोध क्यों है, 2 तस्वीरें, 2 बयान और पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखिए। जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है। यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंस जारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा, और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। कि डीरेगुलेशन हो जाए मार्केट, डीरेगुलेटेड मार्केट आप चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए हिंदुस्तान में डीरेगुलेटेड मार्केट कहां कहां है? बिहार में है, केरल में है। वहां का किसान की हाल देखिए। पंजाब में रेगुलेटेड मार्केट है, पंजाब की किसान की हाल अच्छा क्यों है? हरियाणा की किसान की हाल अच्छा क्यों है? क्योंकि रेगुलेटेड है। डीरेगुलेटेड में क्या हुआ? बिहार में आपकी सरकार को पूछ लीजिए कि डीरेगुलेटेड करने के बाद बिहार की हाल क्या हुआ। आपका जो 3 ऑर्डिनेंसेस है, ये 3 ऑर्डिनेंसेस टॉक्सिक ट्रायंगल है। इट इज नथिंग बट अ टॉक्सिक ट्रायंगल। आप ये कहिए कि ग्राम स्कीम में क्या किया? हिंदुस्तान में 23,000 किसान गांव-गांव में हाट है। ये हाट में 23,000 हाट में कितने हाट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया है, बताइए आप। सर, ये सिल्वर बुलेट नहीं है। किसान की जो समस्या, ये समस्या सर हो गया। ये समस्या समाधान करने के लिए ये सिल्वर बुलेट नहीं है।
लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरसिमरत कौर बादल का राष्ट्रपति ने मंजूर किया इस्तीफा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद इंडिया न्यूज से बोली हरसिमरत कौर बादल, किसानों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कृषि बिल के विरोध में मोदी कैबिनेट से दिया है इस्तीफा। कुर्सी का लालच नहीं है, किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। हरसिमरत कौर बादल को सुने। बादल हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आखिरकार क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आपको इतना पुराना अलायंस छोड़कर बाहर आना पड़ा, सरकार से बाहर आना पड़ा? क्या ये सरकार किसान विरोधी है? क्या ये बिल किसान विरोधी आप मानती हैं? ये बिल विरोधी है कि नहीं, ये शंका किसानों के मन में दूर करने की जरूरत थी। जो कई दिनों से, कई हफ्तों से हजारों की गिनती में कोविड के डर को, भय को छोड़ के बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग किसान, छोटे छोटे बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल के हर एक जिले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, उनकी आवाज सुनना हमारा फर्ज बनता है और उनको भरोसे में लेके उनकी शंकाओं को दूर करना भी एक किसान पक्षी सरकार का फर्ज बनता है। आज मैं नहीं, मेरी जमीर नहीं मानती थी कि उनके साथ बात करे बिना पार्लियामेंट में वही बिल पास हो जिस बिल से ये किसान समझते हमारा भविष्य खत्म हो गया। मैं अपने आप, मेरी जमीर नहीं मानती थी कि मैं ऐसे बिल का हिस्सा बनूं, जिस करके मैंने सरकारी पद से अपना इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में अपनी वोट डाली है। क्या मैडम, आपने इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री जी को या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी बताया था कि आप लोग इस कदम को ले सकती हैं? क्योंकि जब सुखबीर जी ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया उसके बाद ही ये बात पता चली कि आप इस्तीफा देने वाली हैं और आपने तुरंत इस्तीफा भी दे दिया। क्या किसी मिनिस्टर से बात हुई आपकी? उन्होंने क्या कहा? जी, कल ही राजनाथ जी भी थे और नड्डा साहब भी थे और तोमर साहब सारे ही थे और मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि विरोध करके बिल वैसे ही पास हो और मैं सिर्फ अपने कुर्सी के लालच में मैं बैठी रहूं। मैं ऐसे लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं होना चाहती जिससे जो लोगों ने मुझे यहाँ तक भेजा है वो बहुत बड़ा सवाल यह है कि किसानों को लग ये रहा है, किसानों को लग रहा है, शिरोमणि अकाली दल को लग रहा है, कांग्रेस को ये लग रहा है, लेफ्ट पार्टीज को ये लग रहा है कि किसानों की चीजें या किसानों की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चीजें चली जाएंगी कॉर्पोरेट घरानों को और कॉर्पोरेट्स को हो जाएगा फायदा, किसानों को हो जाएगा नुकसान। लेकिन असल में ये समझने के लिए हमने दोनों पक्षों को एक साथ में बिठाया है, क्योंकि अन्नदाता की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर खबरों की बात भी अधूरी रह जाती है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप। योगेंद्र यादव, स्वराज अभियान के अध्यक्ष हैं आप। और योगेंद्र यादव जिन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं, किसानों की आवाज भी बुलंद की है, बड़े खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हैं। पवन खटाना, भारतीय किसान यूनियन का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चरणजीत सिंह बरार हैं, प्रवक्ता हैं आप शिरोमणि अकाली दल के। लेकिन पहला सवाल मेरा होगा योगेंद्र यादव जी आपसे। केंद्र सरकार कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार है और ऐसा कृषि सुधार जिससे क्रांति आ जाएगी किसी भी किसान की जिंदगी में और गांव की भी जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों को, आप लोगों को, लेफ्ट को, कांग्रेस को क्यों ये लग रहा है कि इससे किसानों का शोषण हो जाएगा और कॉर्पोरेट को फायदा होगा? तीन बड़ी वजह क्या है आप लोगों की मुखालफत की? अगर किसानों के लिए इतनी ही बड़ी क्रांति हो रही थी, किसानों को इतना ही बड़ा सौगात दिया जा रहा था, तो भाई अंधेरे में चोर दरवाजे से लाने की क्या जरूरत थी? आराम से दिन में लाइए, गाजे बाजे के साथ किसान आपका स्वागत करेंगे। हाँ। कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए इस सब का फायदा उठाते हुए क्यों लाई सरकार? नंबर 1। नंबर 2, अगर किसानों के लिए इतना भला कर रहे थे तो भाई इस देश में 200-500 किसान संगठन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कमजोर हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं है, उनसे बात तो करेंगे ना। अध्यादेश चलिए आप ले आए, अध्यादेश को कानून बनाने से पहले बात करेंगे या नहीं करेंगे? आपने एक भी किसान संगठन से बात क्यों नहीं की? और अगर की तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, बता दीजिए साहब फला दिन हमने फला इतने से संगठनों को बुलाया। मैं देश के 250 किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में है, उनके प्रतिनिधि के तौर पे बैठा हूं। उसकी तरफ से मैं बता सकता हूं इन 250 में से एक भी संगठन को 1 मिनट बात करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। नंबर 3 बात, आप विपक्षियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप कहेंगे इनका तो काम है विरोध करना। ये जो सत्ताधारी पार्टी है अकाली दल, जो सत्ता के बीच में है, कुर्सी छोड़ने का मन तो किसी का नहीं करता ना।
तो वो आखिर मजबूर क्यों हुई? ऐसा नहीं कि अकालियों ने अचानक बिल पढ़ा और छोड़ दिया। वहां पे गांव-गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर हजारों किसान बैठे हुए हैं। या तो हम मान लें कि सारे के सारे पागल हैं, या हम कहें कि कुछ बहुत बड़ी बात हो रही है। बिल में जो कमियां हैं उसके बारे में मैं 2-3 प्रश्न के पूछ देता हूं। नंबर 1, ये जो बार बार प्रचार किया जा रहा है कि किसान को आजादी मिल गई अपनी फसल बेचने की, यहां बैठे हुए साथी मुझे बताएं कौन से कानून में किसान पे पाबंदी है कि अपनी फसल मंडी के बाहर नहीं बेच सकता? मुझे उस कानून का नाम बताइए। ऐसी आजादी पिछले 70 साल से थी किसान को। नंबर 2, आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप कहते हैं एमएसपी को कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे उस एक कानून का नाम बता दीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा। विश्वास हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा, अपने अकाली साथियों को बताऊंगा, भाई तुम गुमराह करना बंद कर दो। ठीक है। और ये कहते हैं प्रोक्योरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझे बताइए, आपके किस ऑर्डर, किस सरकारी तहत के मैं विश्वास करूं कि प्रोक्योरमेंट को टच नहीं किया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव जी ने बहुत जायज सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक को इसका जवाब देना होगा। रमन मलिक जी, 5 चीजें बोली हैं योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव कहते हैं कि अगर इतना ही क्रांतिकारी और परिवर्तन आपको करना था तो फिर चोर दरवाजे से आप लेकर के क्यों आए? किसान संगठनों से आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? और चुपचाप ही जब लॉकडाउन चल रहा था तभी इस अध्यादेश की शुरुआत आप लोगों ने क्यों कर दी? और अगली बात यह है कि आप ये कहते हैं कि एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई कानून बताएं जिससे इससे पहले एमएसपी पर फर्क पड़ रहा था, ये भी आप बताएं। इसके अलावा चूंकि मंडियों को लेकर के अलग अलग बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि जो विपणन समितियां हैं ये बंद हो जाएंगी और इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपके पास कोई जायज जवाब है क्या? इतना बार कह देने से काम नहीं चलता कि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। योगेंद्र यादव ने अपनी बातें बहुत ही तथ्यों के साथ में बोली हैं। रमन मलिक जी। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि योगेंद्र यादव जी जरा मेरी बातों को सुने और उसके बाद मेरे को बताएं कि मैं कहां गलत हूं। देश के प्रधानमंत्री, देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों की कंसल्टेशन हुई, जिन शिरोमणि अकाली दल की नेत्री हमारी मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल जी को वो कोट कर रहे हैं, उन्हीं की कल उन्होंने एक चैनल को जब साक्षात्कार दे रही थी तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि कंसल्टेशन में सारे मुख्यमंत्री और फाइनेंशियल जो अपना वित्त मंत्री हैं वो आए हैं और उन्होंने नाम लेकर मनप्रीत सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर बोला कि उन्होंने उसका विरोध नहीं जताया। अच्छा। दूसरी चीज जो स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करा। उसके अलावा कल देर रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक एएनआई को साक्षात्कार देते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एमएसपी के ऊपर, जो एमएसपी के अंदर 4-5 इस बारी आएंगी फसलें, उनका एक एक दाना हम खरीद, गेहूं है, सरसों है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एमएसपी पे एक खरीद हो रही है तो ये कहते हैं कि एमएसपी से नीचे बाहर व्यापारी खरीद लेगा। जब सरकार पूरा एक एक दाना खरीदने को तैयार है तो अगर एमएसपी के नीचे खरीद होगी तो किसान क्यों देगा? एक दूसरी चीज, वो तभी देगा जब एमएसपी से ऊपर होगी। दूसरी बड़ी बात, जब सरकार ने कोविड के समय के अंदर भी मंडियां, जहां पे मंडियां दूर थी वहां पे विशेष प्रावधान करके एक एक दाना उठाया, तो आगे क्यों नहीं उठाएंगी? फिर एमएसपी के ऊपर मंडी सिस्टम से सरकार को राजस्व मिलता है, हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार को मिलता है, वो उसको क्यों छोड़ेगी? नंबर 3, अगर सरकार, आप ये बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान है सर, आप लॉ को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा था। नंबर 4, अगर आज के दिन पे हम ये करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कि एक फ्यूचर है, उसको हम एक न्याय के अंदर, एक कानून के अंदर करते हैं जिससे कि किसान के हक जो हैं वो ना मरे, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका ये कहना है कि किसानों के हक की बात आप करते हैं। आपने अपना पॉइंट रख लिया है, क्योंकि मुझे इस डिबेट को बाकी जितने भी गेस्ट हैं सभी के लिए ओपन करना है। रमन मलिक जी आप रहे, योगेंद्र जी दोबारा आपके पास मैं आऊंगा। रमन मलिक ने जितनी बात कही है उसका रिबटल मैं योगेंद्र यादव से लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं चरणजीत सिंह बरार।
आपने अभी ये सुना कि रमन मलिक का ये कहना था कि जब ये ऑर्डिनेंस लेकर के हम आए, जब हम कंसल्टेशन कर रहे थे अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में, हरसिमरत कौर बादल या शिरोमणि अकाली दल ने किसी भी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया। ये सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। और दूसरी बात यह है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम बनेगा, किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकेगा, इंटरस्टेट इंट्रा स्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के चल सकेंगे, सारा रिस्क किसानों का नहीं होगा बल्कि जो उनसे अग्रीमेंट करेंगे उन पर शिफ्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। अगर किसानों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर आप लोगों को तकलीफ ही क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। और जैसे योगेंद्र यादव जी ने जितनी भी बातें रखी है, मैं समझता हूं कि सभी किसान की वही बातें हैं और हमारी भी वही बातें हैं। हाँ। हमने 1977 से आज से लगभग 43 साल पहले से बीजेपी के साथ चले हैं और जब इनके सिर्फ 2 एमपी थे तब के हम साथ चले हैं, तो कब बड़े भारी मन से वहां से बेरुख होकर निकलना पड़ा, क्योंकि हमारी जो पंजाब की स्थिति है वहां भी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने क्लियर किया था। हाँ। कि सभी स्टेटों ने अपना अपना कोई इंडस्ट्री डेवलप की, किसी ने कुछ किया, तो पंजाब ने सिर्फ खेती बाड़ी के आधारित जो भी किसान को चाहिए था वो उसी तरह का डेवलप किया। हमने टोटल सरमाया अपना लगा दिया 70 साल की आजादी का, और टोटल हमारा धरती का पानी तक बहा दिया, क्योंकि हमने देश का जो है वो पेट पालना था। तो जब तक पेट पालते थे तब तक तो हम ठीक थे। आजादी की लड़ाई में हमने बड़ा हिस्सा डाला, पेट पालने में हमने बड़ा हिस्सा डाला। तो आज जब ये बिल बन रहा था, ऑर्डिनेंस लाना था, तो श्रोमणी अकाली दल को कंसल्ट नहीं किया। तब पता चला जब कैबिनेट में आया था, तो कैबिनेट ने भी हमारी मंत्री साहिबा ने डिसाइडिंग नोट दिया। जब जून 2020 में लॉकडाउन के वक्त में जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, तब आप लोगों ने इस तरह का विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? ये सबसे बड़ी बात है। टाइमिंग देख करके विरोध क्यों दर्ज कराया? शायद रमन मलिक कहना चाहते हैं। बात पूरी कर लेनी दीजिए ना प्लीज, आप बात पूरी कर लेनी दीजिए, क्योंकि यही बात लोगों में जानी चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो वो इसको जाने दीजिए प्लीज। तो जब कैबिनेट में डिसाइडिंग नोट डाला तो प्रधानमंत्री साहब ने इंश्योरेंस दी। मंत्री साहिबा हरसिमरत कौर जी की पूरी बाइट्स तो सुन लीजिए, उन्होंने क्या क्या बोला है। एक एक करके रमन जी, मैंने आपको टोका नहीं है। आप अपने समय में बात रखिए, आप अपने समय में बात रखिए। बात सहने की, सुनने की अपने में समर्था होनी चाहिए, ये मत बोलो आप। हाँ ठीक है, आप बोलें। मेरी बात यह है कि जब मंत्री साहबा ने डिसाइडिंग नोट दिया तो प्रधानमंत्री साहब ने इंश्योरेंस दी कि आप ऑर्डिनेंस हो जाने दो, जो आप अमेंडमेंट चाहेंगे बिल में कर देंगे। अच्छा। और उसके बाद ये भी बोला कि ये 2 मिनिस्टर बोलेंगे कि फसल को खरीदेंगे। तो हाँ। चलो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लिखत में भी दिया, मगर जो स्टेक होल्डर हैं, किसान है, जो किसान को तो सुनने को तैयार नहीं है। हमने कितनी बार जाके बोला कि किसान इस बात को मानने को जरूरत नहीं है, जिसके पक्ष में आप बिल लाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं। समझ गया, जब वो ही राजी नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात। आपका कहना यह है कि किसानों को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का रिप्रेजेंटेशन करने वाले पवन खटाना भी हमारे साथ में है। पवन खटाना, योगेंद्र यादव ने भी यही बात बोली है, चरणजीत सिंह बरार भी यही बात बोल रहे हैं कि किसानों से बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई तीन कानून है। कानून का नाम बहुत बड़ा है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं तीनों ही प्रस्तावित कानून भारत में किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे और सरकार का फोकस है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या किसान आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता? क्या सरकार तो बड़ी बात कर रही है, किसानों का भला कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, एमएसपी पर किसी भी तरह का डाका नहीं डलेगा, दलाल बीच में आएंगे नहीं, कॉर्पोरेट बीच में आएगी नहीं। तो फिर आप लोगों को डर किस बात का है? बस यही ना कि आप लोगों के साथ में बात नहीं की गई। देखो, योगेंद्र यादव जी ने जो बात रखी, उनका एक भी उत्तर, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उस बात का एक भी उत्तर नहीं दिया। हाँ। हमारा कहना यह है कि जब आप जो बिल लेकर के आ रहे हैं, जो उससे प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में आप ना बात करने के लिए तैयार हैं, ना उनको ये समझाने के लिए तैयार है कि इससे बेनिफिट कैसे होगा। आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो खरीद है उसके लिए मंडियों के
कि जो आपकी जो नीति है वो मंडियों को खत्म करने की नीति है। अच्छा, ये होगा क्या कि हमने उस दिन टिकैत साहब ने भी ये बात कही थी, जो आंदोलन हुआ था कि भाई आप जिस दिन आप ये बिल लेके आ रहे हो उसमें एक क्लियर कर दो आप कि आप एमएसपी से कम पर कोई खरीदारी नहीं करोगे। अगर आप एमएसपी से कम पर खरीदारी करोगे तो वो कानून बनना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। होगा क्या कि ये मंडियों के बाहर प्राइवेट में रोड किसान से फसल खरीदी जाएगी। आज की स्थिति क्या है कि गेहूं का 1925 का रेट है और 1925 की एमएसपी है। अगर उसको आज खरीदा जा रहा है तो क्या मंडियों से बाहर इन्हें पता नहीं है 1600 और 1400 के रेट में खरीदा जा रहा है? आज जो भी एमएसपी का रेट घोषित होता है, जो धान का रेट होगा वो मंडियों से बाहर कम रेट में खरीदारी होगी। जब हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस पर आप ये क्यों नहीं कर रहे कि आप हमें कानून दो कि जो भी हमारा रेट आप घोषित करते हैं वो बाहर खरीदे या अंदर खरीदे, वो उसका कानून निश्चित हो कि उससे कम रेट पर कोई भी मंडियों से बाहर खरीद ले या भीतर खरीद ले, कोई भी आड़ती ना खरीदे। होता क्या है कि जब किसान को जरूरत होती है, जब किसान को जरूरत होती है किसान उसको बेचेगा। जिसको बीजेपी के प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि जहां मंडियों में रेट ज्यादा होंगे तो किसान मंडियों में आएंगे, मंडियों में खरीदारी नहीं होती। एकदम ठीक बात है। आपने नहीं देखा? हाँ। पिछले बार में इससे पहले कि मैं दीपक झा के पास में जाऊं, क्योंकि तीन बड़े बड़े वार हुए हैं, रमन मलिक के पास में दोबारा जाना चाहिए, रमन मलिक के पास में दोबारा जाना चाहिए। अब पवन खटाना जो कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जिस ओर इशारा कर रहे हैं रमन मलिक जी, उसके बाद योगेंद्र जी आपके पास दोबारा आता हूं मैं। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार भले ही वन नेशन वन मार्केट का नारा दे रही है, लेकिन आप लोग वन नेशन वन एमएसपी का नारा क्यों नहीं दे सकते? ये पवन खटाना का इशारा है। देखिए, मैं बहुत आभार करूंगा आपका कि आपने मेरे को इस करेक्ट मौके पे बोलने की जगह दी। मैं आपसे अब एक बिल्कुल लॉजिकल सा सवाल पूछता हूं। आज ये ऑर्डिनेंस के अभाव में हम चीजों को देखें, एमएसपी है जो व्यवस्था ये जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि जी इस व्यवस्था को नहीं परिवर्तित करना चाहिए, वो व्यवस्था भी है। तो जब किसान के पास यही व्यवस्था जो ये कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए वो है, तो फिर जब एमएसपी के ऊपर खरीदारी होती है तो वो बाहर क्यों बेच रहा है? सवाल यही है। आप ये देखें कि उसके पास दोनों एवेन्यू जब खुल जाते हैं और उसको ये पता है कि आज के समय मेरी सरकार मेरा एक एक दाना जो इसके ऊपर एमएसपी लागू होती है खरीद रही है। अच्छा, तो उसके बाद मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार उनकी हितकारी है, लेकिन यहाँ पर जो पैनलिस्ट के तौर पर लोग बैठे हुए हैं ये गूगल के जरिए, आप ये कहना शायद चाहते हैं कि गूगल के जरिए किसानों का फायदा तलाशने की कोशिश करते हैं। खैर, मैं दीपक झा के पास भी जाता हूं, पवन खटाना आ रहा हूं आपके पास। मैं दीपक झा के पास एक बार जाना चाहता हूं। दीपक झा, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, इन तीनों कानूनों को, इन तीनों विधेयकों को किस तरह से देखते हैं आप, जो आगे चल करके संभावित कानून है? राशिद जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि एक कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है वही लोग सड़क पे आ रहे हैं। अब इनको सरकार पाकिस्तानी कहेगी, देशद्रोही कहेगी, क्या कहेगी ये बताइए। मेरे लिए आप कानून बना रहे हैं और मैं ही उसका विरोध कर रहा हूँ, तो ये तो थोपने वाली बात हो गई ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये ब्रिटिश राज हो जाएगा। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी 2016 को एक भाषण देते हैं, कहते हैं 2022 में मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अभी 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में उस दोगुनी करने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। लेकिन जो किसान अपना खेत, अपनी जमीन अपनी मनमर्जी से उगाना चाहे, बेचना चाहे, वो नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप इनसे खेती कराएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आके वहाँ के क्षेत्र में 2022 तक आमदनी कैसे दोगुनी होगी? योगेंद्र यादव जी को दोबारा से लेकर के आना पड़ेगा। योगेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है। ठीक है दीपक झा जी, दोबारा आता हूँ। योगेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है। खेती और उससे जुड़े बाजार राज्यों का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र क्या इसमें बेवजह दखल दे रही है? हालांकि सरकार ये कह रही है जो खाने पीने की चीजें हैं उसका कारोबार उसके दायरे में है, संविधान के मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्या फेडरल स्ट्रक्चर पर भी चोट किया जा रहा है क्या? क्योंकि जो खेती का मामला है ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन एक कानून बना करके आपको लगता नहीं है कि अलग अलग किसानों के मसले को, अलग अलग राज्यों के किसानों के मसले को, उसकी लगाम अपने हाथ में केंद्र सरकार रखने की कोशिश कर रही है, ऐसा है क्या?
इस पे मैं अभी आता हूं। मैं समझता हूं हमारी बहस में अब तक दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहले मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, कृपया मुझे उन किसान संगठनों का नाम बता दीजिए जिनसे राय हुई है। उन्होंने एक का भी नाम नहीं बताया, उन्होंने राज्य सरकारों के नाम गिनाए। नंबर एक, ये बात साबित हो गई। नंबर दो, मैंने पूछा था कि किस कानून में कौन सा प्रावधान रहा है आज तक पिछले 70 साल में जो किसान को रोकता है कि वो अपनी फसल कहीं और जाके बेच सके। ये प्रश्न मैं तीसरी बार रमन जी से किसी टीवी शो पे पूछ चुका हूं। आज उन्होंने कहा ऐसा है, आपको पता नहीं है। अरे भाई, मेरे को बता दीजिए ना, मेरी जानकारी में वृद्धि कर दीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं है। पाबंदी व्यापारी पे थी, पाबंदी आड़ती पे थी, किसान पे आज तक कोई पाबंदी रही नहीं है। तो काहे की आजादी? देखिए योगेंद्र जी, इधर आप बोल रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। शायद आपकी मुखालफत जो है प्रधानमंत्री ने भी सुन ली है। प्रधानमंत्री क्या ट्वीट कर रहे हैं, एक बार पूरी स्क्रीन पर लेकर के आए। प्रधानमंत्री कहते हैं, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि किसान के हित में सरकार काम कर रही है। किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। मैं अपने किसान भाइयों बहनों को पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था आगे भी बनी रहेगी। योगेंद्र जी, अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं आप। शायद प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि योगेंद्र यादव जो हैं विचारात्मक विभ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं किसानों के सामने। प्रधानमंत्री हमेशा भी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं बहुत शक्तियां लगी हुई हैं। वो शक्तियां कौन कौन हैं? कर्नाटका के सारे किसान संगठन इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। पंजाब के तमाम किसान संगठन इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हरियाणा के तमाम संगठन इसके खिलाफ हैं। यूपी से हमारे भाई खटाना जी यहाँ पे बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन। इस देश के तमाम बड़े किसान संगठन इसके खिलाफ हैं। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी शक्तियां, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, और देखेंगे इनको इन बड़ी शक्तियों की ताकत कितनी है। और दूसरी बात, वो कहते हैं चिंता मत करिए, एमएसपी को कोई छुएगा नहीं। मैं एकदम चिंता नहीं करना चाहता, मैं एकदम विश्वास करना चाहता हूं। और क्योंकि रमन जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे उस कानून का नाम बता दीजिए, कानून धारा क्लॉज बता दीजिए कि योगेंद्र जी चिंता मत कीजिए। देखिए, इस कानून में हमने लिखा हुआ है एमएसपी को कोई छुएगा नहीं और किसान को अधिकार है। नहीं योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री का आश्वासन यूं ही नहीं होगा। ट्वीट करके आश्वासन तो दिया है, हो सकता है आगे कोई संशोधन करें, हो सकता है आगे कुछ अमेंडमेंट कर दें। इस तरह की संभावना तो तलाशी जा सकती है। प्रधानमंत्री यूं ही तो ट्वीट नहीं कर देंगे। योगेंद्र यादव जी, अगर मैं मंडी में अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं दाना दाना खरीदा जा रहा है। मेरे ख्याल में रमन भाई को आइडिया नहीं है इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त मक्की की फसल बिहार और बंगाल के अंदर बिक रही है। मक्की का एमएसपी रेट है 1760 रुपए, अगले सीजन के लिए 1850 हो गया। 850 रुपए में बिक रही है इस टाइम। आप बताइए, वो प्रधानमंत्री का ट्वीट लेके जाएगा कि मेरी 850 में नहीं 1760 में खरीद लो। एक एक दाने की बात कर रहे हैं रमन जी, आपने लगता है अपनी कमेटी नहीं पढ़ी है। शांता कुमार, बिल्कुल रेलेवेंट बात बोली है आपने। सरकार की कमेटी, और मुझे मैं आपकी ये बात जो है एक बार रमन मलिक जी के पास ले लेकर के जाऊंगा। लोगों को भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। जी योगेंद्र जी, सरकार की कमेटी कह रही है ये। जी योगेंद्र जी, ये काम कर लेते हैं, क्योंकि हम तो स्टूडियो में हैं, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं। हमने किसानों से भी बात की है नए विधेयक को लेकर के और विधेयक के संभावित कानून को लेकर के। किसानों के मन में कितने सवाल हैं, एक बार हम सुन लेते हैं, उसके बाद वापस से अपने पैनलिस्ट के पास में आएंगे। किसानों को सुनिए। इतने विरोध के बावजूद जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो रात को 3 खेती ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं, वो भारत की खेती को पूरी तरह उजाड़ देंगे और भारत की खेती के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाएंगे। आंदोलन पहले भी लड़ा जा रहा था, आंदोलन आगे भी लड़ा जाएगा। तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो रेल रोको का हमने आह्वान किया, हम पूरे देश के किसानों, मजदूरों, सबको बेनती करना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। ये जो बिल पास किए, ये भारी विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार ने पास किए हैं। इन बिलों का पूरे भारत में बहुत ही जोर शोर से किसान, मजदूर, आम लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बिल पास किया। इसके लिए जो हमारी जथेबंदी ने जो 24 से 26 सितंबर तक जो रेल रोको आंदोलन का दिया हुआ है, वो रोकेंगे रेलें 24 सितंबर तक और उसको पूरा भी करेंगे। असल हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया अपने खल बजाने के लिए, जो किसान घोल के दबाव में आकर इस्तीफा दिया। यही जो इस्तीफा आज से 2 महीने पहले दे देते तो कोई दशा और हो सकती थी। और केवल देखो जो श्रोमणी अकाली दल है, उसने अपनी जो वोट बैंक को सामने रखते हुए अपनी जो खाल है चमड़ी बचाने का काम किया।
इससे हम कुछ नहीं, क्योंकि बहुत देर के बाद लिया हुआ फैसला है ये। सरकार के नए कानून से, हालांकि अभी तो विधेयक है, लेकिन अब संभावित कानून से क्या किसानों का वाकई में भला होगा, किसानों का ये कुरुक्षेत्र है। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइन। तो कृषि सुधारों को टारगेट करते हुए 3 विधेयक लाए गए हैं, जिनका नाम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आगे चलकर के ये कानून में तब्दील होगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि युग परिवर्तनकारी ये कानून होगा और किसानों का इससे भला हो जाएगा, किसानों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव जो बात कह रहे थे, रमन मलिक जी आपको इसका जवाब देना होगा। आप अभी भी जवाब नहीं दे पाए कि एक भी किसान संगठन का नाम बता दीजिए। आपने ठीक है, आपने मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की है, लेकिन देश की अगर 3/4 आबादी के साथ में आपने चर्चा नहीं की, उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोगों से आपने अगर चर्चा नहीं की, पवन खटानो को आपने नहीं बुलाया, टिकैत फैमिली को आपने नहीं बुलाया, या भारतीय किसान यूनियन को अगर आपने नहीं बुलाया, तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि चोर दरवाजे से ही आप लेकर के आए हैं। और साथ ही ये बताएं, विधेयक में आगे चल करके अगर कानून बनता है, एक भी कोई क्लॉज बताएं, एक भी कोई एक्ट बताएं जिनमें यह साफ तौर पर है कि एमएसपी का प्रावधान खत्म नहीं किया जाएगा। क्लियर कीजिए आप, योगेंद्र यादव जी को क्लियर कीजिए। रमन मलिक जी देखिए, मैं अब बात करता हूं इनकी, जो इन्होंने अभी 2, 3, 4 विषय उठाए। सबसे पहले तो मैं याद करूंगा, स्मरण करूंगा महेंद्र सिंह टिकैत जी को। 80 के दशक में उन्होंने कई भाषण दिए, मैंने भी सुने हैं, आर्काइव में मैंने बार बार सुने हैं, क्योंकि वो इस देश के जिन्हें बोलना चाहिए एस्टैब्लिश्ड किसान नेता रहे। उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से बार बार बोली थी कि अगर एक जो उद्योगपति है वो अपना उत्पाद जो बनाता है उसकी इजाजत उसको है कि वो उसको किस भाव बेचेगा, तो ये हक किसान को भी होना चाहिए। ये आज तक जो है नहीं था। मंडियों का सिस्टम है, बिल्कुल है, उसके साथ एमएसपी है, वो डिसाइड नहीं करते, लेकिन क्लियर होने के साथ, और यही जो सिस्टम है इसकी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग में भी करी हुई है। तो एक तो पॉइंट वो आ गया। दूसरी बात, देश में भाजपा की तरफ से जगत प्रकाश नड्डा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, सदन के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पे, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन रमन मलिक जी, अभी भी मुझे योगेंद्र यादव की बात का जवाब नहीं मिल रहा है। 35 मिनट पहले योगेंद्र यादव ने 2 ही सवाल किए थे, इसका जवाब अभी तक भी नहीं मिला है। चलिए, चरणजीत सिंह बरार कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कहें चरणजीत सिंह जी। और साथ ही मुझे ये बताएं कि मंत्री पद से तो हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, क्या एनडीए से भी अलग हो जाएंगे किसानों के नाम पर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं किसान की बात कर लूं, क्योंकि ये हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उनके साथ थोड़ा बहुत इन्होंने कंसल्ट किया, मगर 43 इयर्स के हम अलायंस पार्टनर थे। हमारे साथ जो पहले ऑर्डिनेंस लाने के पहले कुछ भी सलाह मशवरा नहीं किया। अच्छा, मतलब आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं कि किसानों की अगर बात करनी है तो फिर आप लोगों से बात करें। बोले अपनी बात बोले आप। नहीं, हम मंत्रिमंडल में बैठे हैं और सबसे बड़े किसान नेता के रूप में सरदार प्रकाश सिंह बादल है, जिन्होंने इमरजेंसी के साथ साथ 16 साल जेल में काटे हैं, और ये हमारे अलायंस को जो सारी देश दुनिया को पता है। तो हमारा पंजाब का जो ये मंडीकरण बोर्ड सिस्टम है, इससे बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। हमारी 2000 मंडी है। इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं, मतलब इशारों में आप ये कहना चाहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल यानी सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी जो है एनडीए से अलग हो जाएगी नाराजगी की वजह से? क्या आप ये कहना चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं, ये बात मैंने नहीं कही। अच्छा। ये हमारी पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी और सबसे बड़ी वो समिति है, वो फैसला करेगी। अच्छा। मगर मैं जो किसान का दर्द बताना चाहता हूं, मैंने वो बताया। अब बिहार में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है जहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो जैसे यादव साहब ने बात की है मक्की की, वहां जो हालात ये हुए हैं, तो पंजाब में भी हुए हैं। तो अच्छा, बस ये बता दें, सड़क पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे? इस बात योगेंद्र यादव की तरह सड़क पर आएंगे या नहीं आएंगे? 100% सड़क में नहीं, जहां भी लड़ाई लड़नी पे लड़ेंगे। लेकिन योगेंद्र जी मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आप किसान आंदोलन से भी जुड़े रहते हैं, आप सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े रहते हैं। अन्ना के वक्त में भी आपने जुड़ करके जमीन की बात की थी, जमीन की सच्चाई की बात आपको पसंद भी है योगेंद्र जी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, राजनीति की बू भी आ रही है, यानी मंत्री का पद तो हम छोड़ देंगे लेकिन एनडीए से अलग नहीं होंगे। अगर किसानों के आप इतने ही बड़े रहनुमा हैं, अगर किसानों का हित इतना ही ज्यादा आप सोचते हैं, आपको लगता नहीं कि एनडीए से शिरोमणि अकाली दल को अलग हो जाना चाहिए योगेंद्र जी?
देखिए, सच्चाई ये है कि अकाली दल ने अपनी खुशी से कोई मंत्रिमंडल छोड़ा नहीं है। 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा आपको। पंजाब के किसानों का संघर्ष है जिसने मजबूर कर दिया है इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने पे। अच्छा। और वही संघर्ष है जो कि इनको एनडीओ छोड़ने के लिए भी मजबूर कर देगा। मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो रमन जी को बेचारों को बार बार शर्मिंदा न किया जाए। 2 सवाल हो गए, उनके पास जवाब नहीं है। मैं समझता हूं अब सिंपल बात पे हम फोकस करें, वो ये है ये 3 बिल इसके बारे में बहुत बार लंबी इसके नाम वाम दिए गए हैं। बड़ा सिंपल है। पहला बिल है जमाखोरी चालू करो कानून, दूसरा बिल है एपीएमसी को बाईपास करो कानून, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट खेती चालू करो कानून। ठीक बात है। पहला कानून बना है स्टॉकिस्ट के लिए, इसका किसान के लिए कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बना है कानून मंडियों के बड़े बड़े व्यापारियों के लिए जो नई मंडियां खोल सकते हैं, अडानी के लिए बना है। और तीसरा बना है कंपनियों के लिए। तीनों कानून का कोई मतलब नहीं है। और एक सवाल मैं और पूछ लूं, आपको इतनी चिंता है बेचारे किसान को उसका दाम नहीं मिल रहा और हम उसको मुक्त कर देंगे, खोल देंगे, उसको सब कुछ मिलेगा। परसों पता है क्या हुआ? परसों की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र की मंडी में प्याज का दाम 30 रुपए से ऊपर हो गया और इनकी भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने रातों रात प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया कि कहीं किसान को इससे ज्यादा दाम न मिल जाए। तो कौन सा किसान की आजादी आप दे रहे हो? एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं। एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं। एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं। दीपक झा, बिल के बारे में सरकार ये कह रही है कीमतों के शोषण से बचाने का हम वादा करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। डर आगे भी बना रहेगा। प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस को किसानों के शोषण का जरिया भी मिलेगा और साथ ही चूंकि खेती का जो सेक्टर है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है, और ऐसे में अगर कॉर्पोरेट से लड़ने की नौबत आई तो फिर किसानों के पास में संसाधन भी कम रहेंगे और किसान के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा कि अपनी जान दे दे या भूखा मर जाए। देखिए, बड़े भाई योगेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे सवाल किए थे, जिसका कि ये भाजपा ने उन्होंने बोला कि हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। रमन मलिक जी तो शर्मिंदा शायद हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है। मैं कहता हूं आज किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा ये अगर तीनों अध्यादेश और तीनों बिल पास हो जाएंगे। अपने खेत में मजदूर बनना किस किसान को शोभा देगा भैया, जरा बताइए। और अगर आप उसको उसके खेत में बंधुआ मजदूर बनाते हैं, वो आत्महत्या अभी तो अकेले करता था, अब तो पूरे परिवार के साथ, पूरे बाल बच्चों के साथ जाएगा, क्योंकि अडानी अंबानी का जब राज चलेगा वो जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे पवन खटाना, क्या अडानी अंबानी का राज चलने लगेगा 3 विधेयक अगर कानून में तब्दील हो गया तो? पवन खटाना, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। चलिए आप पहले जवाब दें। आप जवाब दें। देखो, सबसे पहली बात यह है जो भी योगेंद्र यादव जी ने बताया, जो बिल इन्होंने बहुत जल्दी में पास करा दिया, जमाखोरी। आप ये बता दीजिए क्या किसान जमाखोरी कर सकता है? किसान के पास फसल जब तक तैयार होती है तब तक रोकने का भी उसके पास संसाधन नहीं होते। करेक्ट। जैसे ही फसल तैयार होती है वो तुरंत उसको खेत से उठाकर मंडियों तक ले जाने की कोशिश करता है। ठीक बात। आज जमाखोरी की आप ये कह रहे हैं कोई कभी कितना भी रोके, कोई किसी भी रेट बेचे, कब तक रोकेगा? ये जो नियम बन रहे हैं ये अडानी और अंबानी के लिए ही बन रहे हैं, सबको पता है। हाँ। दूसरा जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब आप 3 बिल लेकर के आ रहे हैं तो इन बिलों के साथ में आप एक ये बात क्यों नहीं लेकर आके आते कि आप जो रेट के लिए कहते हो एमएसपी के लिए, उस एमएसपी को आप गारंटी क्यों नहीं करते कानून में कि जो रेट जैसे अभी बताया 1750 का। मैं योगेंद्र जी अब कैनवास को थोड़ा और बड़ा करता हूं। ये तो 3 विधेयक और उसके बाद संभावित कानून की बात हो गई। ठीक है, पवन खटाना दोबारा आ रहा हूं आपके पास। पवन खटाना आ रहा हूं। योगेंद्र यादव जी, कैनवास को मैं और बड़ा करना चाहता हूं। आपको लगता नहीं कि चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो, जनता दल एक जमाने का रहा हो, या फिर जितनी भी चाहे क्षेत्रीय पार्टियां ही हो, मैनिफेस्टोज में तो किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। उनके जो भी कर्ज माफ किए जाते हैं उसे लेकर के अपनी पीठ थपथपा भी ली जाती है। मनरेगा के नाम पर फ्लैगशिप स्कीम भी चला ली जाती है।
किसानों के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगा दिए जाते हैं, जहां पर किसानों के चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, आंखें पथराई होती हैं, आसमान में यूं करके देख रहा होता है, उसकी जबान बिल्कुल बिल्कुल पत्थर जैसी जबान होती है और नीचे उसकी बंजर जमीन नजर आती है। पीछे बड़े बड़े नेता बने होते हैं, लेकिन इस पोस्टरबाजी के अलावा कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो वाकई में विल पावर दिखाए और जो वाकई में ईमानदारी दिखाए, ऑनेस्टी दिखाए। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 70 साल से इस देश में किसान को धोखा मिला है, चाहे जो भी सरकारें रही हो। चौधरी चरण सिंह एक अपवाद थे, जो देवीलाल जी ने एक दो बार कुछ काम की चीजें की थी, बाकी इस देश की राजनीति ने किसान को धोखा ही धोखा दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, 70 साल से इस किसान को बीमार करके अस्पताल में डालने का काम तो बाकी सारी सरकारों ने किया। जी हाँ। इस सरकार की उपलब्धि ये है कि उसने अस्पताल के जनरल वार्ड से उठा के उसको आईसीयू में पहुंचा दिया है। अच्छा। इन सरकारों ने किसान के सर पे छत लगाई, कच्ची छत लगाई। किसान को चाहिए थी लेंटर वाली छत, इन्होंने लगाई कच्ची छत, छत में से पानी चू रहा था। बिल्कुल सही बात है और उसके लिए इन सारी सरकारों को दोष देना चाहिए। इस सरकार की उपलब्धि ये है कि इसने कहा, अरे तुम्हारी तो छत चू रही है, इसमें से पानी गिर रहा है, ऐसा करते हैं छत ही हटा देते हैं। ये काम कर रहे हैं ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकियों के पाप थे तो इनका महापाप है और ये प्रचार के अंदर दूसरे से ज्यादा है। बाकी लोग गलत काम करते थे तो थोड़ा चोरी से आंख शर्मा के इधर उधर निकल जाते थे। ये जब चोरी करते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा हूं। जब पॉकेट आपकी जेब से बटुआ निकाल रहे होते हैं तो कहते हैं भैया माला माल हो गए, तुम इस पे दिवाली मनाओ। रमन मलिक जी, एक क्विक रिस्पॉन्स, एक क्विक रिबटल जो योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने महापाप किया, आप लोगों ने किसानों से झूठ बोला है। तो याद करा दूं कि जिनके लिए वो बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़ते थे विभिन्न टीवी चैनल पे, जब ये एनडीटीवी से शुरू हुए थे, ये उनकी भी जरा उस समय याद करें कि क्या हालत किसान की थी। और उस समय के प्रधानमंत्री बोलते थे सिर्फ 15 पैसे रुपए में से पहुंच पाते हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट से सारा का सारा पैसा किसान के पास, गरीब के पास पहुंचता है। 5 लाख रुपए तक का उसको अगर गरीब के पास नहीं पहुंचता है तो फिर किसान आंदोलन के लिए क्यों उतर आता है, बहुत बड़ा सवाल है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप 3 विधेयकों की बात करते हैं, आगे कानून भी बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नाराज है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। योगेंद्र यादव जी, रमन मलिक जी, दीपक झा, पवन खटाना और चरणजीत सिंह बरार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मेरे चैनल को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहूंगा, किसानों को लेकर के ईमानदारी नहीं दिखाई जाती और यही एक वजह है कि अल्लामा इकबाल की पंक्तियां याद आती हैं, जिस मुल्क में दहका को मयस्सर न हो रोटी, दहका का मतलब होता है किसान, जिस मुल्क में दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस मुल्क के खुशाए गंदुम को जलाकर राख कर दो। खुशाए गंदुम का मतलब होता है गेहूं की बाली, यानी जहां पर किसानों को रोटी नसीब ना हो वहां पर गेहूं की बालियों को जला करके राख कर देना चाहिए। यह कद है अन्नदाता का, किसान का, सभी को समझना